लास्ट क्लास प्रॉपर्टी डिस्कस हुई है हमारी, है ना। 7 प्रॉपर्टी डिस्कस हो गई डिटरमिनेंट की। क्या क्या थी 7 प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट है 2 रो या 2 कॉलम में आंसर 0। सेकंड प्रॉपर्टी था कोई भी डिटरमिनेंट के 1 रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो भी आंसर 0। थर्ड प्रॉपर्टी का ट्रांसपोज करेंगे तो आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी समय पता चलता है कि कोई भी क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट विद ओड ऑर्डर होगा तो उसका डिटरमिनेंट का आंसर हमेशा 0 होगा। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू मतलब ए डिटरमिनेंट का जो आंसर है वो 2 है। अब मुझे बोला जाता है कि उसी ए डिटरमिनेंट का जो कोफैक्टर होगा
उसका डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स का आंसर कितना होगा? एक और ऑर्डर की दे देते हैं, a 3/3 का एक डिटर्मिनेंट है, राइट, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 दे रखा है, और क्वेश्चन क्या दिया है कि उस डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा उसका वैल्यू कितना होगा? क्या बोलूं? अच्छा, डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं? जैसे मैट्रिक्स के निकालते हैं ना, तो प्रोसीजर सेम ही है। जैसे आप मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालते हो वैसे डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर्स निकलते हैं। उस सारे कोफैक्टर्स का जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसका डिटर्मिनेंट का आंसर कितना होगा? वो जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? आप लोगों को ये ध्यान है, हम लोगों ने मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी डिस्कस किया है, a into adjoint of a equal to determinant of a into I, और इसी को यूज करके फिर हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टी डिस्कस किया। उसमें से एक प्रॉपर्टी ये भी था कि एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ a raised to power n-1। तो ये, अच्छा, ये जो एडजॉइंट ऑफ a जब आप बनाते हो तो एडजॉइंट ऑफ a का पूरा प्रोसीजर क्या है? पहले माइनस निकालते हैं, फिर कोफैक्टर्स निकालते हैं, फिर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स लिखते हैं, और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करते हैं। मतलब जो एडजॉइंट ऑफ ए है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है ना? माइनस निकाला, कोफैक्टर्स निकाला, और एलिमेंट की जगह पर उसके कोफैक्टर्स को रिप्लेस किया, उसके बाद उसका ट्रांसपोज किया, तब जाके आपको एडजॉइंट मिलता है, राइट? उसका डिटर्मिनेंट का आंसर हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a raised to power n-1 होता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपके पास डिटर्मिनेंट की, कि ट्रांसपोज करने से आपके आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके ट्रांसपोज का जो आंसर आता होगा वो ट्रांसपोज अगर निकाल भी दूंगा तो भी वही आंसर आएगा। और मैट्रिक्स का हर एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालने का प्रोसीजर और डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालने का प्रोसीजर सेम है ना? तो फिर इसका मतलब क्या है कि मैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स बोलूं या डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स बोलूं, बात तो एक ही है। इसका मतलब कि अगर आप लोगों को किसी भी डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो वापस ही सेम प्रॉपर्टी लगेगी, डिटर्मिनेंट ऑफ a raised to power n-1। यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट, मतलब a डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना दिया था? 2, तो 2 raised to power n-1, n क्या है? 3, तो 3 - 1, तो 2 का स्क्वायर आंसर ही। समझ आया? और वो इसलिए हो पाया बिकॉज ट्रांसपोज करने से आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ट्रांसपोज करने से अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फर्क नहीं पड़ता तो ट्रांसपोज हटा भी दूंगा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फर्क नहीं पड़ता होगा, राइट? तो अगर कभी भी आप लोग को आ जाए कि कोई डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट दिया नहीं है बट उसकी वैल्यू दे रखी है, फिर बोलते हैं कि इसका कोफैक्टर्स निकालोगे और उसका जो डिटर्मिनेंट बनाओगे उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप कौन सा वापस सेम प्रॉपर्टी यूज कर लेना, कौन सी? डिटर्मिनेंट ऑफ a raised to power n-। फिर आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी था कि डिटर्मिनेंट में हम लोग कुछ भी कॉमन लेते हैं या मल्टीप्लाई करते, तो एक टाइम पर एक ही रो या एक ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट? फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी था कोई भी डिटर्मिनेंट को आप लोग स्प्लिट कर सकते हो, बट एक टाइम पर एक ही रो या एक ही कॉलम स्प्लिट होगा। तो अगर मुझे कोई दो डिटर्मिनेंट को ऐड करना है तो नहीं, वो तो बराबर है, पर कब ऐड कर सकते हो? जब एटलीस्ट नहीं, ऑर्डर तो चलो सेम होना ही चाहिए। तो ऑर्डर सेम होगा तो कोई भी डिटर्मिनेंट को ऐड कर लोगे, तो फिर सिक्स प्रॉपर्टी आई नहीं। आप सिक्स प्रॉपर्टी वापस देखो और बताओ मुझे कि कोई भी दो डिटर्मिनेंट को ऐड कब कर सकते हो आप? एग्जैक्टली, कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम होना चाहिए तो आप लोग ऐड कर सकते हो। अगर मैं स्प्लिटिंग करते टाइम एक ही रो या एक ही कॉलम को अगर स्प्लिट कर सकता हूँ तो वापस जब ऐड करूंगा तो मेरे एटलीस्ट दो रो या दो कॉलम सेम होना चाहिए, तो ऐड कौन होगा?
थर्ड मतलब कौन, जो अलग होगा, जो आप लोगों का अलग होगा। अगर ऐसे कभी दिया हो तो आपके पास 1 2 3 4 और बोला जाता है कि उसी को 1 2 3 4 के साथ ऐड करना है, तो कैसे करोगे? किसी भी इसको ऐड कैसे करेंगे? 4 तरीके से ऐड कर सकते हैं। कैसे कैसे? अगर मैंने फर्स्ट रो को ऐड किया तो मैं सेकंड रो को कुछ नहीं करूंगा, इसको ऐड करूंगा तो मेरे एक आंसर हो सकता है 2 4 3 4। अगर मैंने 1 + 1 2 2 + 2 4 किया तो फिर नीचे को कुछ नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। अब ऐसा भी तो कर सकते हैं, मैं फर्स्ट को सेम रखूं और सेकंड को ऐड कर लूं, ये हो सकता है। या फिर मैं फर्स्ट कॉलम को ऐड कर लूं और सेकंड कॉलम को कुछ नहीं करूं तो भी चलेगा। या फिर मैं फर्स्ट कॉलम को कुछ नहीं करूं और सेकंड कॉलम को ऐड कर लूं, 2 + 2 4 एंड 4 + 4 8, तो भी चलेगा। एक बार सोल्व करके देखते हैं क्या सबके आंसर सेम आ रहे हैं। आने चाहिए सबके आंसर सेम। क्या है इसका? -4 8 - 12 -4 ना, इसका -4, इसका 8 - 12 -4, इसका -4, राइट। और ये चीज अगर मैट्रिक्स होता तो क्या होता? तो सब एक दूसरे के साथ ऐड हो जाता, जैसे ये करके मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। और फिर आपकी लास्ट प्रॉपर्टी, सेवंथ प्रॉपर्टी, जब कोई भी डिटरमिनेंट के 2 रोज या 2 कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि आपको किस तरह से आपको क्वेश्चन में चाहिए। ठीक है, ये 7 प्रॉपर्टी डिस्कस हो गया था। अब यहाँ पर आप लोगों को डिटरमिनेंट के एप्लीकेशन की अगर बात करें तो 2 एप्लीकेशन। फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फर्स्ट एप्लीकेशन है आप लोगों का एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपके पास अगर कोई ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो आप डिटरमिनेंट की हेल्प से कर सकते हो, जबकि ये फॉर्मूला आप लोगों को शायद 8 9 स्टैंडर्ड से पता है। कौन सी फॉर्मूला की बात कर रहे हैं? ए के अगर कोऑर्डिनेट x1 y1 है, b का कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है, c का कोऑर्डिनेट x3 y3 है, तो हाफ ऑफ, अब ये वाली फॉर्मूला यूज करते थे, मॉड ऑफ x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। ये यूज किया जाता था। अब अगर ये यूज किया जाता था तो ये फॉर्मूला आई कहाँ से? तो बेसिकली ये आपका डिटरमिनेंट एप्लीकेशन है। ये आया कहाँ से? तो इसमें क्या किया है, एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ, आपके पास 3 वर्टेक्स है, कौन कौन से? x1 y1 x2 y2 है, x3 y3, पर डिटरमिनेंट तो 2 रो 3 कॉलम का हो ही नहीं सकता। इसमें 2 कॉलम है तो फिर 2 कॉलम है और कितने रो है? 3 रो है, पर डिटरमिनेंट तो ऑलवेज स्क्वायर फॉर्मेट में होना चाहिए, तो तीसरा कॉलम भेजेंगे। तो मैथमेटिक्स में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका होने में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? 1 0 से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। 0 से +20 करो तो 0 हो जाता है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। 1 into 5 5 होगा, क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ पर इसलिए तीसरा कॉलम क्या रख दिया जाता है? 1, क्योंकि बनाना तो स्क्वायर फॉर्मेट ही है। अब इस डिटरमिनेंट को आप सोल्व करिए फर्स्ट कॉलम को लेके। फर्स्ट कॉलम को लेके जब आप सोल्व करोगे तो पहले एलिमेंट x1 जब लोगे तो ये रो छोड़ोगे, ये कॉलम छोड़ोगे, तो x1 के साथ कौन आया? y2 minus y3। x1 के साथ कौन आया? y2 minus y3। x2 जब लोगे तो ये रो छोड़ोगे, ये कॉलम छोड़ोगे, बीच में गैप आया, तो माइनस ऑफ y1 minus y3, तो माइनस को अंदर ले लूंगा तो y3 minus y1 हो जाएगा, y3 minus 1। x3 जब लोगे तो रो छोड़ोगे, कॉलम छोड़ोगे, क्या बचेगा? y1 minus y2। और मोड 3 भी लगते हैं तो किसी का एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है। पर अब अगर आपको बोर्ड में, मतलब स्कूल लेवल पे या बोर्ड में अगर कोई क्वेश्चन आ गया कोई एरिया ऑफ द ट्राइंगल को लेके, तो अब आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं बताओगे, क्योंकि वो आपसे चाहते हैं कि आपको पता है ना भाई ये और डिटरमिनेंट इनकी है, तो आप ये दिखाओगे, ये डायरेक्टली नहीं दिखाओगे। अगर ये दिखाओगे तो हो सकता है कि मार्क्स ना भी दे, भले तो नहीं किए
पर आज आपको भी तो आज ही पता चला कि हाँ भाई डिटर्मिनेंट ही था। जिसने 9th से पढ़ते अभी तो 9th 10th से पढ़े हो आप लोग, अभी तो थोड़ी पता था कि डिटर्मिनेंट को सोल्व किया हुआ है। इसीलिए अब हम लोगों का आता है कोई एरिया, जैसे आपके सेकंड एक्सरसाइज हमारी जो बाकी है टेक्स्ट बुक की, वो पूरी सेकंड एक्सरसाइज में 5-6 क्वेश्चन सारे यही है। ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने, उसमें 2-3 वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ऐसा वेराइटी की तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कौन होगा, मॉड होगा, क्योंकि एरिया कोई नेगेटिव नहीं होता है, राइट। 2-3 टाइप के क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला टाइप की भाई तीनों वर्टेक्सेस दे दिया जाए और फिर एरिया पूछ लिया जाए कि भाई तीनों पॉइंट से बनता हुआ ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। तो डायरेक्टली डिटरमिनेंट दिखा दूंगा मैं कि a इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 2 3 1 -1 4 1 5 6 1। इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा, राइट। क्या आंसर आएगा, हाफ ऑफ 2 के साथ कौन होगा 4 -6 -2, तो 2 into -2 -4, फिर -3 के साथ रो थोड़ा कॉलम थोड़ा -1 -5 -6 into -3 प्लस 18 1 के साथ -6 -20 -26 into 1 -26, तो -26 -4 -30 प्लस 18 -12 मोड के बाहर आएगा तो प्लस 12/2 इसका एरिया 6 हो गया। देखिए इस तरह की क्वेश्चन चांसेस बहुत कम है बट हो सकते हैं पूरी मुश्किल। सेकंड, a of 2, 3, b of k, 4 and c of 5, 6 are collinear, then find the value of k। are collinear, then find the value of k। तो कैसे करें, एरिया 0 होगा। अगर नॉर्मल तरीके से मैं पूछता तो एरिया नहीं ढूंढता, तो फिर मैं इसका स्लोप और इसका स्लोप को इक्वेट कर लेता, क्योंकि कोलिनियर तो दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। पर यहाँ पर तो डिटरमिनेंट की एप्लीकेशन की बात करें तो आप क्या दिखाओगे, एरिया इक्वल टू 0। तब ये बता देना कि एरिया इज इक्वल टू 0, इसका एरिया 2 3 1 k 4 1 5 6 1, तो सामने मल्टीप्लाई जुड़े हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मोड भी होता है, पर सामने 0 है, मोड हटेगा तो सामने प्लस और माइनस आएगा, 0 को कुछ फर्क पड़ता है प्लस माइनस से। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को किसके साथ इक्वेट करोगे, 0 के साथ, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये जो आपको ढूंढना है, राइट। तीसरा, थर्ड टाइप का क्या क्वेश्चन हो सकता है, एरिया 0 देने की जगह पर आपको ऐसे दिया जा सकता है कि a आपका 2, 3 है, b आपका k, 4 है, c आपका 5, 6 है। इस तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए ट्राइंगल का एरिया 5 यूनिट है। Then find the value of k। कोलिनियर था तो एरिया 0 बन रहा था, इसमें एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 0 की जगह पर 5, बट इसमें जो गलती होती है मोस्टली 5 है, ये 1/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये डिटरमिनेंट भी है 2 3 1 k 4 1 और 5 6 1। इसको सोल्व करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी जो किसके साथ इक्वेट होगा, 10 के साथ। तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, k की। बट ये आधा ही आंसर है, क्यों, और बाहर एक मॉड भी तो था, और वो मॉड जब हटा होगा तो सामने, तो आपके 2 आंसर आएंगे, एक बार प्लस 10 के साथ और एक बार बस वो नहीं खुलना है, ठीक है। फोर्थ, ऐसा हो सकता है कि find the equation of line by using the determinant which is passing through 2, 3 and b of -1, 5। Find the equation of line which is passing through 2, 3 and -1, 5 but using the determinant। नॉर्मली तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करना आता है ना, कैसे करते थे, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1, स्लोप निकाल के कर लेते थे, पर आप उससे नहीं कर सकते, आपको डिटरमिनेंट की हेल्प से करना है। तो कैसे करें, मुझे लाइन पे इक्वेशन फाइंड करना है डिटरमिनेंट की हेल्प से, और मुझे उस लाइन पे 2 पॉइंट दिए हुए, तो डिटरमिनेंट की हेल्प से कैसे करोगे, इतना क्या सोच रहे हो भाई। एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट, तो 2 फिक्स पॉइंट है, बाकी भी तो बहुत सारे पॉइंट होंगे मोएबल पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट कौन है,
x, y तो बस ए बी एंड सी एच, y ये कोलिनियर है, तीनों पॉइंट कोलिनियर, तो एरिया 0, तो एरिया को 0 ले लूंगा और किसको सोल्व कर लूंगा, और मोड से कोई फर्क पड़ता नहीं, प्लस माइनस है, 2 3 1 -1 5 1 x y 1, इसको सोल्व कर लूंगा तो मेरे को x और y के नाम में एक इक्वेशन आ जाएगा, वही मेरा लाइन का इक्वेशन। ठीक है, तो लाइन के इक्वेशन फाइंड करना, तो तीसरा पॉइंट कौन सा लेना है आप लोगों को, वेरिएबल पॉइंट या जनरल पॉइंट x, y। अच्छा, कोई बच्चे को ये डाउट आता है कि सर आपको कैसे पता चलता है कि ये जो तीनों पॉइंट दिया है, इसी को मुझे फर्स्ट रो में लिखना है, इसी को मुझे सेकंड रो में लिखना है, इसको मैं क्या ऑर्डर चेंज नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो, क्या फर्क पड़ता है, मॉड ही तो है। आप अगर ऑर्डर चेंज करोगे, ये 2 3 1 की जगह पर आप ये 4 1 को ऊपर लिखते हो और 2 3 1 को सेकंड में लिखते हो, तो आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू को किसका फर्क पड़ता है? माइनस। तो यही तो आपकी प्रॉपर्टी थी, और प्रॉपर्टी यही थी ना कि रो या कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो आंसर में किसका डिफरेंस आएगा, पर बाहर कौन है, तो क्या फर्क? इसलिए किसी को भी पहले लिखो, किसी को भी बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में कैसा क्वेश्चन है, a, b प्लस सी, b, c प्लस a, c, a प्लस b को कोलिनियर प्रूव करना है, दिया नहीं है, प्रूव करना है कि कोलिनियर पॉइंट है, तो प्रूव करना, तो क्या प्रूव करोगे, इससे तीनों पॉइंट से बनता ट्राइंगल का एरिया 0 होगा, तो फिर इसका डिटरमिनेंट सोल्व करना पड़ेगा। इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, क्या होगा, a, b प्लस सी 1, b, c प्लस a 1, c, a प्लस b 1, इसको आपको 0 प्रूव करना है। कैसे करोगे, फर्स्ट कॉलम को किसके साथ ऐड कर लूंगा, c1 इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस की प्रॉपर्टी, तो c1 में अगर c2 ऐड करोगे तो आपको फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा, a प्लस b प्लस b, a b a प्लस b प्लस c, a b a प्लस b प्लस c, a b a प्लस b प्लस c, और फिर फर्स्ट कॉलम में a प्लस b प्लस c, और पहला कॉलम क्या हो गया, तो तीसरा कॉलम भी क्या है, दो कॉलम सेम है तो आंसर ही। ठीक है, आप लोगों को बोला गया है कि एक ट्राइंगल है, जिसके वर्टाइसिस x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 है, तो बोला गया है कि तो प्रूव करके दो इंट्रोड्यूशन है कि एक ट्राइंगल एबीसी है, उसके लिए आप लोगों को ये प्रूव करना है दिया कि एक ट्राइंगल एबीसी का अगर तीनों कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, देन प्रूव दिस स्टेटमेंट। तो बोले कि स्टेटमेंट प्रूव करके ट्राइंगल एबीसी के तीनों वर्टेक्स आपको मेंशन किए गए हैं, x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। तो बोले कि इसको प्रूव करना। जैसे पहले तो जब भी ट्राइंगल की बात आए और अगर उसमें डिटरमिनेंट दे रखा हो तो समझ जाने का एरिया की बात हो रही है। ट्राइंगल दिया हो और डिटरमिनेंट को लेके कोई क्वेश्चन बने तो समझ ही जाने का किसकी बात हो रही है, एरिया, क्योंकि ट्राइंगल में डिटरमिनेंट कहाँ यूज होता है, एरिया फाइंड करने के लिए। इस तरह की ये कुछ ना कुछ तो एरिया को लेके कुछ तो क्वेश्चन बनाया हुआ है, कैसे आपको अगर एरिया
ऑफ ट्राइंगल जो 7, 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, अगर वो क्लियर है तो क्वेश्चन में दिख रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये जो स्मॉल एबीसी है वो कैसा आता है, क्या है वो सारे नहीं, मतलब वो एबी स्मॉल ए होता क्या है ट्राइंगल में, ये जो इसमें अगर स्मॉल एबी की तरह से तो कहीं से तो आया होगा एबीसी, तो एबीसी कौन है, लेंथ ऑफ साइड। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में आप लोगों को पता है ना, एबी के लेंथ को क्या बोलते हैं, और बीसी के लेंथ को क्या बोला जाता है, एसी के लेंथ को क्या बोलते हैं। तो इस तरह के ये लोग कुछ तो लेंथ को लेके और वर्टाइसिस को लेके कुछ तो बातें कर रहे हैं, क्योंकि x1y1 x2y2 x3y3 आप लोगों का वर्टाइसिस है, स्मॉल एबीसी आपके लेंथ के मतलब साइड के लेंथ है, तो उनके बीच में कुछ रिलेशन फाइंड करने को बोला है। और अगर डिटरमिनेंट की बात हो रही है तो एरिया भी है इसमें, तो एरिया की बात हो रही है जिसके अंदर वर्टाइसिस भी यूज हो रहा है और लेंथ भी यूज हो रहा है, जैसे कहाँ होता है इतना क्या वापस इसमें इतना सोचने वाली बात ही नहीं है। एरिया की बात हो रही है, मुझे समझ आ गया क्योंकि डिटरमिनेंट एरिया में ही यूज होता है और कहीं नहीं होता। तो मुझे अगर इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो मेरे पास एक तो फॉर्मूला ये है डिटरमिनेंट के से हाफ ऑफ मॉड ऑफ x1y1 1 x2y2 1 एंड x3y3 1, इससे एरिया निकलेगा, इससे एरिया निकलेगा। तब मुझे एक एरिया ऐसा चाहिए जिसमें लेंथ यूज होता हो, ऐसा कहाँ होता है, हीरोन फॉर्मूला कौन सा होता है, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या है उसमें, सेमी पेरीमीटर, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो फिर इससे जो आंसर आएगा और इससे जो आंसर आएगा वो होगा तो सेमी ना भाई, ऐसा थोड़ी होगा कि फॉर्मूला का अलग अप्लाई करोगे तो आपका आंसर बदल जाएगा, ऐसा तो होना नहीं है, आंसर तो सेमी आएगा। और एस की जगह पर क्या यूज कर लूंगा, a प्लस बी प्लस सी बाई टू। अगर यहाँ पर मैंने a प्लस बी प्लस सी बाई टू रखा तो ये बना मेरा a प्लस बी प्लस सी बाई टू, a प्लस बी प्लस सी बाई टू माइनस है तो 2 एलसीएम लूंगा तो a प्लस बी प्लस सी बाई टू माइनस है तो 2 एलसीएम लेंगे तो b प्लस सी माइनस a बाई टू, यहाँ पर 2 एलसीएम लोगे तो a प्लस सी माइनस b बाई टू, यहाँ पर 2 एलसीएम लोगे तो a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई 2। और ये सब कुछ कहाँ पर है, अंडर रूट, नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16, रूट हटाने के लिए क्योंकि प्रूविंग में रूट नहीं है, क्या करोगे स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, जब सामने स्क्वायर करोगे क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस बी एंड ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई 16, रूट हटाया ना तो डिवाइड बाई 16। तो यहाँ पर क्या होगा आप लोगों के पास a प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस बी और a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 16। और सामने स्क्वायर, सामने तो स्क्वायर किया है तो सामने 1/2 पर 1/4 हो गया होगा, तो ये 1/4 और 16 मल्टीप्लाई में, यहाँ का 16 जो था मल्टीप्लाई में भी तो गया होगा, तो 16/4 4, तो लास्ट में बताइए 4 टाइम x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 का स्क्वायर किया था ना दोनों साइड, करेक्ट। अभी जो बाहर 4 है वो डिटरमिनेंट अंदर जा सकता है, और जब अंदर जाएगा तो एक ही रो या एक ही कॉलम के साथ जाएगा, कहाँ जाएगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कहाँ जाए। तो क्वेश्चन को जब देखा, जब 4 जब अंदर तो जाएगा तो एक ही रो एक ही कॉलम के साथ जाएगा, बस स्क्वायर किया तो अंदर जब जाएगा तो क्या होके जाएगा, 2 होके जाएगा, तभी तो बाहर निकलेगा तो स्क्वायर होके बाहर आएगा। तो 2 जब अंदर जाएगा तो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 6 ऑप्शन, इसके साथ इसके साथ इसके साथ कोई भी रो के साथ भी, बस कहाँ करना है, तो यहाँ दिख रहा है कहाँ करना है, थर्ड कॉलम में। तो बाहर वाला 4 जब अंदर जाएगा तो कहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, थर्ड कॉलम के साथ, तो 1 1 1 की जगह पर।
ऐसे में तो कभी भी आप लोगों को ट्राइंगल और डिटर्मिनेंट को अगर साथ में दिया जाए तो आपको समझ जाने का कुछ तो एरिया को लेके बातें कर रही है। ठीक है, इसी में एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था, इसी थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने बोला था कि एक ट्राइंगल एबीसी है जिसके वर्टेक्स x1y1 x2y2 x3y3 है और ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो प्रूव करने को बोला था, यही दिया था और सामने 3a⁴ दे दिया था। ये जो मैंने a + b - 2 को लिखा उसके यहाँ पर 3a⁴ दिया था। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में से क्या फर्क पड़ेगा, उसका एरिया बदल जाता है और इक्विलैटरल ट्राइंगल तो तीनों साइड का लेंथ सेम होगा। अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा तो मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ कि भाई ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो फॉर 3a⁴ है तो उन लोगों ने इनडायरेक्टली उसका लेंथ को क्या नाम दे दिया, ये। तो आप जो मैंने ये इक्वेट किया था इस एरिया की फॉर्मूला को हीरोन्स फॉर्मूला के साथ, उसकी जगह पर मैं किसके साथ इक्वेट करूंगा, किसके साथ इक्वेट करूंगा, किसके साथ इक्वेट करूंगा 1/2 x1y1 1 x2y2 1 x3y3 1। ये मेरा एरिया की फॉर्मूला हो गया वर्टेक्स को यूज करके, जिसको मैं अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया से इक्वेट करूंगा तो फिर हीरोन्स फॉर्मूला थोड़ी ना लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा √3/4 a²। इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया की ये फॉर्मूला होती है √3/4 × a²। सही है ना। फिर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर लूंगा, फिर ये 2 को यहाँ ले जाता हूँ, 2 को ले जाऊंगा या 4 को यहाँ ले आता हूँ, 4 को यहाँ ले आता हूँ तो 4/2 4/2 हो जाएगा और 2 पहले अंदर ले जाता हूँ। ये 4 यहाँ गया, यहाँ पर बना 2, वो 2 अंदर गया तो ये बना यहाँ पर 2 और फिर ये रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, यहाँ स्क्वायर हो गया √3a² का 3a⁴ हो गया जो प्रूव करना। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो बनना चाहिए आपको। सिंपल है, ट्राइंगल और डिटर्मिनेंट मिक्स हुआ तो मतलब ये एरिया में डिटर्मिनेंट हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो ये आप लोगों का फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया, जिसके बेस पर आप लोगों के एनसीईआरटी में सेकंड एक्सरसाइज दे रखा है जिसमें वही 2-4 क्वेश्चन उसमें एक मैंने आपको बताया वो एक जो मेरे को ध्यान था तो जैसे ही वो 3-4 टाइप के जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। अब इसका सेकंड एप्लीकेशन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो हम लोगों ने मैट्रिक्स से भी इसको यूज किया था है ना। कोई भी लीनियर इक्वेशंस को यूज करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स को भी यूज करते हैं, जिसको हम लोग कौन सा रूल बोलते थे, क्या बोलते थे, तो सब याद रखते हैं। क्वेश्चन दे देंगे मार्टिन से प्रूव करो, मार्टिन से पता नहीं कौन था, जिसने मैट्रिक्स से सिखाया है उस मेथड का नाम क्या था, मार्टिन, इसलिए उसको कौन सा रूल बोलते हैं, मार्टिन रूल। और जिन्होंने डिटर्मिनेंट से सिखाया कि डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी आप लोग लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो, उस मैथमेटिक्स का नाम था क्रेमर, इसलिए उसको बोलते हैं क्रेमर्स। क्रेमर्स रूल की बात आए तो डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, मार्टिन की बात आए तो मैट्रिक्स की बात हो रही है, राइट। मेरे पास अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों का सब्जेक्ट में क्रेमर्स है ही नहीं, मतलब आप लोग टेक्स्ट बुक में क्रेमर्स नहीं दिया, अगर क्रेमर्स का नाम है पर उसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिया है तो अगर स्कूल के एग्जाम में आ जाए या बोर्ड के एग्जाम में आ जाए तो आपको मैट्रिक्स ही करना पड़ेगा। पर अगर ऑब्जेक्टिव में मुझे करना है तो डिटर्मिनेंट ज्यादा ही है, कैसे डिटर्मिनेंट ज्यादा है मैं आपको समझाता हूँ। समझ आपके पास ये 3 इक्वेशन है, ओके, और आपको बोला गया है कि क्रेमर्स को यूज करिए और आप लोग XYZ की वैल्यू फाइंड करके दीजिए। मैट्रिक्स में क्या करते थे हम लोग, 3 मैट्रिक्स बनाते थे, कौन सा, सबसे पहले कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाते थे, सेकंड
वेरिएबल का, थर्ड कांस्टेंट का। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है, एक सॉरी डिटरमिनेंट बनाना है सबसे पहले कोएफिशिएंट का, 2 -1 3 1 1 -1 3 2 -1। ठीक है, पहले आप लोगों को वहां पर आप मैट्रिक्स बना देते कोएफिशिएंट का, यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट बनाना है। फिर आपको यहाँ पर और 3 डिटरमिनेंट एक्स्ट्रा कौन कौन से, सबसे पहले आप बनाओगे डी ऑफ एक्स। डी ऑफ एक्स का मतलब है कि आपका x का जो कोएफिशिएंट है ना, वो कॉलम हटाओगे और उसकी जगह पर कांस्टेंट को रिप्लेस करोगे। 2 1 3 को हटाया जाएगा, उसकी जगह पर किसको रिप्लेस किया जाएगा, 1 2 3 को। 1 2 3 को रिप्लेस किया मैंने, 1 2 3 को रिप्लेस करके डी ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा। फिर डी ऑफ वाई निकालूंगा। डी ऑफ वाई में क्या करेंगे, y का कोएफिशिएंट हटाओगे और उसकी जगह पर कांस्टेंट को रिप्लेस करोगे। फिर dz के लिए क्या करोगे, z के कोएफिशिएंट को हटाओगे और कांस्टेंट को रिप्लेस करोगे। डी ऑफ एक्स में क्या करेंगे, x के जो कोएफिशिएंट होंगे उसको हटा के उसकी जगह पर कांस्टेंट को रिप्लेस कर लेंगे। डी ऑफ वाई में y के कोएफिशिएंट को हटा के कांस्टेंट को रिप्लेस कर लेंगे और डी ऑफ z में z के कोएफिशिएंट को हटा के उसकी जगह पर कांस्टेंट को रिप्लेस कर लेंगे। कितने डिटरमिनेंट हो गए, 4। यहाँ पर 3 वेरिएबल है x y z। अगर 2/2 का होगा तो मतलब 2 वेरिएबल वाला होता है तो कितने डिटरमिनेंट बनते हैं, 3। एक d का बनता है 2/2 का, डी ऑफ x का बनता, डी ऑफ y का बनता। ठीक है, ये 4 बना लिया। उसके बाद क्रेमर्स ने बोला कि अगर आपको x y z की वैल्यू फाइंड करना है तो जो x होता है ना वो डायरेक्टली dx/d के बराबर होता है, y जो होता है वो dy/d के बराबर होता है और z जो होता है वो dz/d के बराबर होता है। एक आप लोगों ने शायद आप लोगों को उम्मीद हो गया है 9th तक में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हुआ करता है टाइम तक। अभी तो आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड आता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, ये जो होता है ना 10th में, राइट। पहले 3 मेथड हुआ करते थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही है ये। आप डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर लो, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही डिटरमिनेंट होता है। तो अभी आप लोगों को 10th में उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं है, अदरवाइज ये उस टाइम पर भी हो चुका। हाँ, नो डाउट उस टाइम पर 10th में 2 वेरिएबल पे बात होती थी, अब यहाँ पर 3 वेरिएबल पे बात होती है। तो आप लोगों को x की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी dx/d करके, y मिल जाएगा dy/d करके और z मिल जाएगा dz/d करके। डिटरमिनेंट को सोल्व करना ज्यादा इजी है या मैट्रिक्स में तो इनवर्स फाइंड करना पड़ता है। आप जो मैट्रिक्स बनाते हो कोएफिशिएंट को उसको फिर दूसरी तरफ शिफ्ट भी तो करते हो, और शिफ्ट करते हो तो क्या बन जाता है, और इनवर्स फाइंड करना ज्यादा इजी है डिटरमिनेंट को सोल्व करना ज्यादा इजी है, सोल्व करना ज्यादा इजी है ना। तो मैं ये dx dy/dz और d चारों डिटरमिनेंट निकाल लूंगा फटाफट, इसका पुट कर लूंगा, मुझे डायरेक्ट x y z की वैल्यू मिल जाएगी। पर प्रॉब्लम है कि ये आप लोग बोर्ड में नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों को वहां पर क्वेश्चंस नहीं, मतलब उसके क्वेश्चंस नहीं का आपको तो वहां पर मार्किंग से करना पड़ेगा। अब अगर ऑब्जेक्टिव में करना है तो ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन आनी नहीं वाले, ऑब्जेक्टिव में ऐसा थोड़ी पूछेंगे कि इसको सोल्व करके दो क्रेमर्स रूल, है ना। वहां तो आपके पास किसने भी सोल्व करना, आज मैं सोल्व भी क्यों करूंगा, ऑप्शन होंगे एक्स वाई जेड फूड में से भी चेक कर लूंगा, है ना। तो वहां पर ऐसा नहीं पूछेंगे, वहां पर क्या पूछेंगे, इसमें भी कंसिस्टेंसी। यहाँ पर भी आपको एक्स वाई जेड सोल्व करने के लिए नहीं दिया जाएगा, जैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछने का सेंस नहीं, तो यहाँ पर वापस क्या पूछा जाएगा, कंसिस्टेंसी। वो मैंने आप लोगों को मार्टिन्स में तो समझाई था, यहाँ पर मैं इससे समझा लेता हूँ, क्योंकि मार्टिन से कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी नहीं जानने का बोर्ड आए तो बात अलग है। ऑब्जेक्टिव में क्रेमर से जल्दी हो जाएगा आपका कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी। कैसे होगा, पूरा चार्ट बना के देता हूँ। सबसे पहले आप डी निकालोगे, डी मतलब कौन, नहीं डी मतलब डिटरमिनेंट तो है ही, पर डिटरमिनेंट किसका, कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट, किसका डिटरमिनेंट। वहां पर आपको मार्टिन रूल में चार्ट में सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और वो ए क्या था, ये भी तो वही है, कोएफिशिएंट का तो डिटरमिनेंट है, तो कोई फर्क नहीं। तो सबसे पहले जब आप डी निकालोगे तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी, कौन कौन सी, डी नॉट इक्वल टू 0 और डी इक्वल टू 0। डी इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब समझ रहे हैं, आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं है। अगर मेरा डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा तो फिर मेरा न्यूमरेटर कुछ भी है, क्या फर्क पड़ता
है ना। अगर ये 5 आया, ये 5 आया, ये 5 आया, ऊपर तीनों 0 भी आ गए तो 0/5 0 हो जाएगा, क्या मतलब है ना। तो अगर d नॉट इक्वल टू 0 है तो x y z की कितनी वैल्यू आएगी? d अगर 0 नहीं आ रहा है तो x की एक ही वैल्यू होगी, y की भी एक ही वैल्यू होगी और z की भी। इसलिए d इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये डायरेक्टली यूनिक सॉल्यूशन हो गया। और यूनिक सॉल्यूशन मतलब कैसे इक्वेशन है? कंसिस्टेंट। किसको बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन? जिनके कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में क्या डिफरेंस था? कंसिस्टेंट इक्वेशन कौन से थे? जिनके सॉल्यूशन होते हैं, फिर वो सॉल्यूशन यूनिक होगा तो भी चलेगा और इनफाइनाइट होगा तो भी चलेगा। इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस कौन से? जिनके सॉल्यूशन नहीं होते, उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशंस मिलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन मतलब x की एक वैल्यू मिलेगी, y की एक वैल्यू मिलेगी और z की एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मतलब ये 3D के अंदर होगी लाइन। ये मतलब इस रूम में जहाँ बैठो यहाँ पर 3 लाइन है, कहीं पर विजुअलाइज करोगे तो तीनों लाइन एक जगह पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जिसका मतलब ये इसका एक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन। अब d 0 आ गया। अगर d 0 आया मतलब आपका डिनोमिनेटर 0 आया। अगर मेरा डिनोमिनेटर 0 आया तो फिर मुझे न्यूमरेटर चेक करना पड़ेगा। अगर d 0 आया तो मुझे न्यूमरेटर चेक करना, मतलब मैं क्या करूंगा उसके बाद अब dx dy dz चेक करना चालू करूंगा। तब जब d 0 आएगा, इफ d इज नॉट इक्वल टू 0 तो मैं dx dy dz नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्टली बोल दूंगा भाई यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है। उन्होंने ये थोड़ी बोला x y z की वैल्यू क्या, उन्होंने तो यही पूछा है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, राइट। पर अगर d 0 आया तो फिर आप लोग d ऑफ x से चालू करना। अगर d ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 आ गया, मान लेते हैं d 0 आया बट d ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये डिनोमिनेटर 0 है बट न्यूमरेटर में 0 नहीं है और ये मैथ्स में पॉसिबल नहीं है, तो वहीं पर लिख देना इनकंसिस्टेंट, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 और न्यूमरेटर में कोई वैल्यू ऐसा पॉसिबल नहीं है। 5/0 नाम की कोई चीज नहीं होती मैथ्स में, राइट। तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। पर अगर dx 0 आया तो फिर आप क्या ढूंढोगे? dy। dx 0 आया तो कहां जाना है? और dy नॉट इक्वल टू 0 आ गया। dx 0 है तो यहाँ तो 0/0 का फॉर्म बना, वो हो सकता है मैथ्स में, पर dy 0 नहीं है, dy 7 है और ये 0 है तो 7/0 पॉसिबल, तो भी लिख देना इनकंसिस्टेंट। पर dx 0 आया, dy भी 0 आया तो फिर कहां जाना पड़ेगा? dz। और dz सपोज नॉट इक्वल टू 0 आया तो भी क्या लिख देना? इनकंसिस्टेंट। इसका लिखे dx और dy और dz कोई भी चीज में से कोई एक भी अगर नॉट इक्वल टू 0 मिल गया तो फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैथ्स में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि आपका डिनोमिनेटर 0 हो बट न्यूमरेटर 0 ना हो। मैट्रिसेस के चार्ट के हिसाब से जब आप लोग का डिटरमिनेंट ऑफ 0 आता था तो हम क्या फाइंड करते थे? ऐसा होता था ये वेरिएबल का मैट्रिक्स, ये कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स का एडजॉइंट इनटू बी, कांस्टेंट का मैट्रिक्स डिवाइड बाय डिटरमिनेंट, इसी को इनवर्स बोलते हैं। अगर ये 0 आया तो फिर क्या चेक करते थे अपने? एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी कि नल मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नल मैट्रिक्स नहीं आता तो हम क्या लिख देते थे? नो सॉल्यूशन। और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी ढूंढने में टाइम लगता है क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढने में पूरा प्रोसीजर है, राइट। यहाँ पर टाइम नहीं लगता। dx dy dz के तो ढूंढना है, जैसे ही कोई एक 0 आया dx से 0 आएगा तो मैं dy dz भी नहीं ढूंढूंगा। मेरे नसीब बहुत खराब होंगे तो dx 0 नहीं आएगा, dy 0 नहीं आएगा, मतलब dx 0 आएगा, dy 0 आएगा, फिर dz 0 नहीं आएगा, है ना। ये पॉसिबल है तो dx dy dz निकालना पड़ेगा। पर अगर एक भी अगर नॉट इक्वल टू 0 दिख गया तो क्या हो जाएगा? सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। अब d 0 आया, dx भी 0 आया, dy भी 0 आया, dz भी 0 आया, तो कौन सा फॉर्म बना? 0/0। इसमें भी याद करो जब एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी नल मैट्रिक्स आता था, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, तो क्या होता था? दो पॉसिबिलिटी वापस बनती थी। कौन कौन सी? इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। सेम यहाँ पर भी होगा, अगर ऊपर भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनेगी। कौन कौन सी? या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या तो नो सॉल्यूशन होगा।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या तो नो सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट। और कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन? तो वापस वो मेथड मैंने समझाया कि याद करो, मुझे क्या करते थे, एक वेरिएबल को कांस्टेंट के ले लेते थे। क्या करते थे, एक वेरिएबल को के ले लेते। अभी कितने कांस्टेंट है, सर कितने वेरिएबल है, 3। तो किसी एक को के ले लिया। के क्यों ले लिया, बिकॉज हम क्या मान के चलते थे, उसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तब एक्स वाई जेड की कोई एक वैल्यू तो फिक्स होगी नहीं, इसलिए हमने क्या करते थे, जेड को के ले लेते थे। जेड को किसी इक्वेशन में मान लेते डी 0 आया, डीएक्स भी 0 आया, डीवाई भी 0 आया, डीजेड भी 0, सारे 0 आए, एक पर्सनली कंसीडर कर लो। तो फिर ये वाले पोर्शन में पहुंच गया। अब जब यहाँ पहुंचा तो वापस दो केस बनते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का और नो सॉल्यूशन का। तो वो कैसे डिसाइड किया जाएगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है? तो उसके लिए हम क्या करते थे कि किसी एक वेरिएबल को के ले लेते थे। सपोज जेड को के ले लिया, जहाँ पर के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तब कितने वेरिएबल बचे, अगर मैंने जेड को कांस्टेंट के मान लिया तब कितने वेरिएबल बचे, 2 थे कितने पहले, अब 2 ही वेरिएबल बचे। तो इक्वेशन कितने चाहिए, कितने दिए, तो 2 से मेरा काम हो जाएगा। तो कोई भी 2 को सोल्व कर लूंगा। 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 3k, x प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लस के, पहले दोनों ले लिए। इन दोनों को जब मैं सोल्व करूंगा तो मुझे x और y की वैल्यू मिलेगी किसके टर्म में, k के टर्म में। और z किसके इक्वल है, तो z बदलता है, मतलब k बदलेगा तो x और y भी। तो ऐसे कितने आउटपुट मिलेंगे, और ऐसे कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि k बदलता रहेगा, x और y भी बदलता रहेगा। और वो जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया वो किसके सॉल्यूशन है, फर्स्ट और, क्योंकि वहीं से निकाला। पर आपको सॉल्यूशन सिर्फ फर्स्ट सेकंड का चाहिए, तीनों का चाहिए। तो अब क्या करेंगे, जो एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी उसको कहाँ पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में, जिसको आपने अभी तक यूज या तो सेटिस्फाई करेगा या तो सेटिस्फाई, अगर सेटिस्फाई कर दिया तो फिर मेरे असम्पशन सही है। तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट। और अगर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर नो सॉल्यूशन। तो अगर ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो मेरी हिसाब से मार्टिन से ज्यादा, मतलब मैट्रिक्स से ज्यादा ही है ना, डिटरमिनेंट को सोल्व करना इक्वल तो ज्यादा ही अच्छा है। तो ये चार्ट है जिससे आप कंसिस्टेंसी जान सकते हो। इक्वेशन सोल्व कैसे करना है, तो एक्स वाई जेड dx by dy, y dy by d, z dz by d, ये सेकंड एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आप लोग एक बार लिखो।
यहाँ पर एक आएगा होमोजीनियस इक्वेशन। जैसे ये होमोजीनियस वर्ड आप फर्स्ट टाइम नहीं सुन रहे हो, तो कहाँ सुना था आपने इससे पहले होमोजीनियस इक्वेशन? कहाँ पर? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। किसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन? हर टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर सेम होमोजीनियस इक्वेशन किसको बोला जाता है? जहाँ पर जितना भी बड़ा इक्वेशन होगा बट हर टर्म के अंदर वेरिएबल का पावर सेम होगा। जैसे कि x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपका होमोजेनियस इक्वेशन है। क्योंकि इसके अंदर कितने टर्म है? कितने टर्म है इसके अंदर? 4 है। ठीक है, तो ये टर्म ही है। कितने टर्म है? 4 टर्म है। यहाँ पर x का पावर कितना है? 2। यहाँ पर x का पावर 1, y का पावर 1, ये दोनों मिलके 1 + 1 2 है। यहाँ पर y का पावर 2 और चौथा टर्म कौन है? 0। तो 0 के साथ तो मैं इंटू y स्क्वायर लिख दूं या x स्क्वायर लिख दूंगा तो कौन मना करेगा मुझे? तो चारों टर्म के अंदर वेरिएबल का पावर सेम आ गया। सही है। पर अगर ये 0 की जगह पर, अगर ये 0 की जगह पर इक्वल टू 0 दे, उसकी जगह पर क्या 5 होगा? तो होमोजेनियस है। क्यों? बिकॉज यहाँ पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 + 1 2 है, यहाँ पर पावर 2 है, बट यहाँ पर पावर आप यहाँ थोड़ी लिख सकते हो 5 × x स्क्वायर। 0 के साथ आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि 0 हो जाएगा, बट यहाँ तो 5 × x टू पावर 0 लिखना पड़ेगा अगर लिखना भी है तो चारों जगह पर वेरिएबल का पावर सेम नहीं है। इससे क्या समझ आया आपको? कि कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन अगर होगा तो उसमें कांस्टेंट कभी नहीं होगा। अगर कांस्टेंट होगा तो इक्वेशन को कभी भी होमोजेनियस बनने नहीं देगा। अच्छा, काफी सारे बच्चे ये बोलते हैं सर 5 को √5 का स्क्वायर लिख लेते हैं ना तो पावर 2 हो गया, बट वेरिएबल का पावर चेक करते हैं, कांस्टेंट का पावर नहीं। ठीक है, इसीलिए कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन में क्या नहीं होने वाला है? कांस्टेंट कभी नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर अगर मैं कुछ एप्लीकेशन के अंदर तो लीनियर इक्वेशन के अंदर अगर होमोजेनियस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन ऐसे टाइटल दे देना, तो फिर लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन तो x y z का पावर तो 1 ही है बट कांस्टेंट नहीं होने वाला है। क्योंकि जैसा इक्वेशन है होमोजेनियस इक्वेशन है, तब यहाँ पर कैसे इक्वेशन है? किस तरह की इक्वेशन होंगे? 2x - y + z = 0, x + 2y - 5z = 0, 3x + y - 2z = 0, ऐसे इक्वेशन। ये इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन बोला जाएगा? होमोजेनियस। क्यों होमोजेनियस? बिकॉज़ 4 टर्म है और चारों टर्म के अंदर वेरिएबल का पावर सेम है। चारों टर्म के अंदर वेरिएबल का पावर सेम है। अब मुझे अगर इसको सोल्व करना है, x y z की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखो, आप थोड़ा सोचोगे तो आपको dx/dz तो निकालना ही नहीं है। क्यों? d of x क्या है? d of x कैसे निकालते हैं? मतलब क्या है? मतलब कैसे निकालते हैं? x के कोएफिशिएंट को हटाकर और उसके ऊपर किसको रिप्लेस करते हैं? कांस्टेंट कौन है? तीनों 0 है, तो 0 0 0 का तीनों ही 0 है, तो आंसर क्या हो जाना है? 0 ही हो जाना है। तो होमोजेनियस इक्वेशन में d क्या होगा? 2 - 1 1 1 2 - 5 3 1 - 2, पर d of x तो कंफर्म है 0 होगा, d of y कंफर्म है 0 होगा, d of z भी कंफर्म है 0 होगा। dy क्यों 0 होगा? बिकॉज आप इसको हटा रहे हो तो यहाँ पर किसको रिप्लेस करो? 0 0 0, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। d of z का आप इसको हटा के 0 0 0 को रिप्लेस करो तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो dx/dz तो कंफर्म है 0 है। और x निकाला कैसे जाता है? dx/dy कैसे निकालते हैं? dy/d और z कैसे निकालते हैं? dz/d। तो सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? d पे। सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? d पे। d पे डिपेंड कर रहा है, तो d, अब d को लेके दो पॉसिबिलिटी क्या क्या? d या तो 0 होगा या तो 0। अच्छा, d नॉट इक्वल टू 0 है, d नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर x y z की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर d 0 नहीं आया, d की वैल्यू सपोज 10 आया, ये 10 है बट ऊपर तो 0 ही है, तो 0/something, तो यूनिक सॉल्यूशन मिलना चाहिए। अगर d 0 नहीं आता तो कैसे सॉल्यूशन होना चाहिए? पर वो सॉल्यूशन भी मुझे पता है, वो इस केस में सॉल्यूशन तो यूनिक पता ही है, मतलब है ये, पर वो सॉल्यूशन भी कौन सा है? x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, z भी 0 होगा। भाई जिसमें कांस्टेंट नहीं होता वो कहां से पास होगा? कहां से पास होगा? तो कोई भी 3 लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो 0, 0, 0 तो उसका यूनिक सॉल्यूशन है ही ना। अगर ये आपका 3D है, x y z है, एक लाइन यहाँ से पास हुई ओरिजिन से, दूसरी लाइन यहाँ से पास हुई, तीसरी लाइन यहाँ से पास हुई, तो तीनों का एक सॉल्यूशन हो गया 0 0 0। कब?
when d is not equal to 0, but इसको और एक भी तो कैसे हो सकता है, d equal to 0, और एक केस क्या हो सकता है, d equal to 0। इस चार्ट में आ जाओ, जब d 0 आता था तो हम क्या चेक करते थे, dx dy dz में कोई 0 है या नहीं है, पर यहाँ पे चेक ही नहीं करना, क्योंकि तीनों के तीनों कंपल्सरी क्या है, ये वाला केस ही नहीं बनने वाला, ये वाला केस ही नहीं बनने वाला, मतलब नो सॉल्यूशन वाला बनेगा ही नहीं यहाँ पर। अगर कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन होगा तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो सॉल्यूशन नहीं दे रहा, क्यों नहीं हो सकता। अगर 2D की बात करोगे, 2 डायमेंशन की बात करोगे, तो कांस्टेंट नहीं है तो कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, तो कंफर्म है ना, एक तो सॉल्यूशन होगा ही ओरिजिन। अगर दोनों कोइंसिडेंट लाइन होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन कब मिलता है, जब पैरेलल। ऐसा पॉसिबल है कि मेरे पास 3 लाइनें तीनों ओरिजिन से पास हो रही है और उसमें से कोई 2 लाइन एक दूसरे को पैरेलल भी है, ऐसा हो सकता है। ओरिजिन से पास भी करवाना है सबको और पैरेलल भी करवाना है, ये दोनों एक साथ तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ऐसा केस ही नहीं बनने वाला कभी, ये बनेगा। इसमें भी जब d 0 हुआ तो इसका कंफर्म था ना कि dx dy और dz तो 0 है, dx भी 0 है, dy भी 0 है और dz भी 0 है। जब dx 0 है, dy 0 है, dz 0 है, तो इससे 2 पार्ट बनते थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का और फिर नो सॉल्यूशन वाला। अभी हमने जैसे चेक केस होने की वाला है, तो फिर आपके पास डायरेक्टली इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगी। इट मींस कि अगर होमोजेनियस इक्वेशन की बात हो रही है तो ऐसे इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंटली होते हैं, ये मतलब इनकंसिस्टेंट जैसा कुछ होगा ही नहीं इसके अंदर। क्यों? बिकॉज उसमें नो सॉल्यूशन वाला केस ही नहीं बनता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन देता है या तो फिर डायरेक्टली इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है। यूनिक सॉल्यूशन देता है तो उसको कौन सा इक्वेशन बोलते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन। ये भी कंसिस्टेंट इक्वेशन है क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, ये भी कंसिस्टेंट इक्वेशन है क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है। इसको जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्यों जीरो सॉल्यूशन? क्योंकि तीनों के तीनों वैल्यू कैसी आ रही है, जीरो के इक्वल आ रहा है, राइट। इसका और एक मैथमेटिकल नाम होता है, इसको बोलते हैं ट्राइवियल सॉल्यूशन। इसको बोला जाता है ट्राइवियल सॉल्यूशन और इसको बोलते हैं नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। ट्राइवियल और नॉन ट्राइवियल पूरे मैथ्स में अगर कहीं दिखा, काफी बार आप लोगों को ट्राइवियल नॉन ट्राइवियल वर्ड को लेके बात होती है, तो इसी की बात हो रही है। तो ट्राइवियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, d इज नॉट इक्वल टू 0। ट्राइवियल सॉल्यूशन की कंडीशन को पूछे तो क्या बोलोगे आपसे, d इज नॉट इक्वल टू 0। और नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन की कंडीशन d इज इक्वल टू 0। d मतलब कौन, डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट, डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट। अब जब मैं आप लोगों को यहाँ पर टर्मिनल बता रहा हूँ, इसमें जो कुछ भी दे, फर्स्ट मोर देन वन सॉल्यूशन। मोर देन वन सॉल्यूशन मतलब कितने सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन में एक से ज्यादा सॉल्यूशन मतलब कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन डायरेक्टली। फिर या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही बोल दिया है या फिर नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन बोला हुआ है या फिर नॉन जीरो सॉल्यूशन बोला हुआ है। जीरो सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जीरो सॉल्यूशन कौन सा है, जब तीनों के तीनों जीरो हो जाए। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या होगा, जब तीनों के तीनों जीरो ना हो। तीनों के तीनों जीरो ना हो तो यहाँ नहीं है, तो फिर यही है बात हो रही है। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन बोले, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन बोला जाए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोला जाए, मोर देन वन सॉल्यूशन बोला जाए, इसमें कुछ भी बोले, इन सब का पार्ट एक ही है, d को जीरो लेना है। इन सब का मतलब एक ही है, सब इसमें कोई भी वर्डिंग है, कोई भी सेंटेंस है, आपको d को क्या लेना है, जीरो। d मतलब डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट, उसको किसके साथ इक्वेट करना है, जीरो के साथ। आपको डिटरमिनेंट का अगर क्वेश्चन आया तो 90% चांस है कि इसी के कंसेप्ट आएगा। एक मैट्रिक्स में तो फिर भी पूछने के लिए उनके पास प्रॉपर्टीज है, ट्वेन की प्रॉपर्टीज है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज है, सिमेट्री के, स्क्यू सिमेट्री के, बहुत कुछ है पूछने लायक। डिटरमिनेंट के पास कुछ है ही नहीं। दो ही टाइप के क्वेश्चन आता, देखो प्रूविंग के क्वेश्चन आता जिसमें केवल प्रॉपर्टी लगती थी। अब आप लोगों को टेक्स्ट बुक में दिया ही नहीं सब्जेक्टिव में तो प्रॉपर्टी की क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पर अगर मुझे ऑब्जेक्टिव में पूछना है तो मेरे पास सबसे ज्यादा चांस इसी के हैं पूछने के, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी। और यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे होंगे, 2x + 3y
plus 4z equal to 0, x plus ky plus 5z equal to 0, 4x minus y plus kz equal to 0 are non-trivial solutions. This system of equation is non-trivial solution. Then find the value of k. तो बस मुझे सिंपल नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन का मतलब पता होना चाहिए. मतलब क्या है, d को क्या ले लेना है, 0. d मतलब कौन, 2 3 4 1 k 5 4 minus 1 k. किसकी इक्वेट करूंगा तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये मिल जाएगी. क्लियर, स्टार्ट करा लीजिए. क्वेश्चन लिख सकते हैं. बोला गया कि ax प्लस y प्लस z इक्वल टू 0. इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली आप लोगों को पूछेंगे. ax प्लस y प्लस z इक्वल टू 0, x प्लस by प्लस z इक्वल टू 0 एंड x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0. ये तीन इक्वेशन दिए और बोला गया है if x y z all are not 0, all are not equal to 0, all are not equal to 0, then find value of 1 upon 1 minus a plus 1 upon 1 minus b plus 1 upon 1 minus. क्वेश्चन आपने देखा है, ये तीन कैसे इक्वेशन है.
लीनियर है और लीनियर में भी कौन सा है, होमोजेनियस है। और अगर उस होमोजेनियस इक्वेशन को बोला गया कि ये x y z तीन वेरिएबल है, तीनों के तीनों जीरो नहीं है, तीनों के तीनों जीरो नहीं है, तो फिर इस तीनों में से कौन सा केस की बात हो रही है, दूसरा वाला। ये फर्स्ट केस में x y z तीनों को क्या होना पड़ता है, जीरो। यहाँ पर बोला कि तीनों के तीनों जीरो नहीं है, मतलब ये वाले केस की बात नहीं है, उस वाले केस की बात हो रही है। और उस वाले केस की हिसाब से t को क्या लेना है, वो बस वहां समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोगों ने इनडायरेक्टली आपको ये बोल दिया कि आप लोग का कोएफिशिएंट का जो डिटरमिनेंट है वो जीरो है। a11 1b1 एंड 11c किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। ये क्वेश्चन भी गिवन है और इसको यूज करके आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर मैं डायरेक्टली डिटरमिनेंट अगर सोल्व करूंगा तो सोल्व तो हो जाएगा, मतलब इक्वेशन मिल जाएगा, तो उससे ऐसे टर्म तो नहीं मिलने वाला है। इसके लिए आपको 7 प्रॉपर्टी सिखाई गई डिटरमिनेंट की, डिटरमिनेंट को डायरेक्टली सोल्व मत किया करो, डिटरमिनेंट को रोज और कॉलम को सब्ट्रैक्ट करके जो भी आपको काम है उसके हिसाब से सोचा करो। जैसे मैंने ये स्टेटमेंट देखा तो मुझे सबसे पहले दिखा 1 माइनस है, मुझे जरूरत पड़ने वाली है, 1 माइनस b जरूरत पड़ने वाली है, 1 माइनस c जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस से 1 माइनस b 1 माइनस c लाने की कोशिश करूंगा, करेक्ट। और एक तो वो भी ट्राई करने का जो आपको चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जीरो लाने की भी ट्राई करने का, क्योंकि जितने जीरो उतना काम आसान। तो क्या करूंगा मैं, फर्स्ट रो में सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। दो फायदे दिख रहे हैं, एक जीरो दिख रहा है और दूसरा a माइनस 1 आ जाएगा, मुझे चाहिए 1 माइनस है, बोल तो ठीक है माइनस कॉमन ले लूंगा बाद में, एक तो ये फायदा हो। और उसी टाइम पर मैं R2 में से R3 भी माइनस कर लेता हूँ, इसमें से इसको माइनस कर लेता हूँ, तो यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, b माइनस 1 भी आ जाएगा, 1 माइनस c भी आ जाएगा, राइट। अरे सामने बच्चे बोलते सर R3 में से भी तो R1 माइनस कर लीजिए, भी तो जीरो देगा, बट R3 में से R1 माइनस करने जाओगे तो R1 अब ये है ही नहीं, R1 चेंज हो चुका है ना, वो थोड़ी ना R1 रहा है। इसलिए इस पर 3 ऑपरेशन करने का कभी भी फायदा नहीं होता है, मैक्सिमम 2 ऑपरेशन करने का फायदा है। तो अपने R1 माइनस R2 करते हैं तो a माइनस 1 1 माइनस b 0, ये 0, ये b माइनस 1, ये 1 माइनस c, ये 1 1 c। एटलीस्ट थोड़े जीरो दिखना चालू है और वो टर्म दिखना चालू है जो हमें चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, अब आगे कुछ फायदा दिख नहीं रहा। आप बोलोगे सर इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं और एक जीरो आ जाएगा, बट इसमें से इसको माइनस करने जाओगे तो ये जीरो हो जाएगा, फिर ये जीरो हट जाएगा। आप C1 में से C2 माइनस करोगे ना इसको जीरो बनाने के, पर ये थोड़ी ना फिर जीरो बचेगा, इसलिए कोई फायदा नहीं है उसका। तो अपने डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करोगे तो फर्स्ट रो लेके सोल्व कर लो, किसी को भी लेके सोल्व कर सकते हो। मैं फर्स्ट को लेके इसलिए सोल्व कर रहा एक तो जीरो है, उसको तो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो a माइनस 1 के साथ क्या होगा, रो थोड़ा कॉलम थोड़ा, क्या बचा b माइनस 1 इंटू c माइनस 1 माइनस c। दूसरा एलिमेंट कौन है, 1 माइनस के बीच में गैप आएगा तो आगे माइनस लेना पड़ेगा, और जब 1 माइनस b लेते तो ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, है ना। 0 इंटू c 0 माइनस 1 इंटू 1 माइनस c, सही है। और ये तो कुछ किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब एक बार ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, a माइनस 1 b माइनस 1, पर मुझे a माइनस 1 नहीं चाहिए, मुझे कौन चाहिए, मैं ऐसे माइनस कॉमन ले लेता हूँ। b माइनस 1 में मुझे b माइनस 1 नहीं चाहिए, मुझे कौन चाहिए, तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ का माइनस कॉमन लूंगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या बन गया ये 1 माइनस a इंटू 1 माइनस b इंटू c। ये जब यहाँ गया और 1 माइनस बना तो माइनस माइनस प्लस 1 माइनस a इंटू 1 माइनस c, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 माइनस b इंटू, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है। क्यों ये मैंने R1 में से R2 और R2 में से R3 माइनस किया, समझ आया। सिर्फ दो पर्पस, जीरो चाहिए तो मुझे जिसमें मिल जाए और ऐसे टर्म चाहिए तो उसी को सोच कीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, ऐसा स्टेटमेंट है, आपको 1 माइनस ए भी दिख रहा है, 1 माइनस बी भी दिख रहा है, 1 माइनस सी भी दिख रहा है, पर आपको तो चाहिए सब डिनोमिनेटर में डिवाइड बाई 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी। क्या करना चाहिए इसके बाद 1 माइनस ए 1 माइनस बी और 1 माइनस सी से डिवाइड कर लेना चाहिए।
तो डिवीजन में चाहिए, तो क्या होगा, डिवाइड बाय 1 माइनस a 1 माइनस b 1 माइनस c करोगे तो इसको 1 माइनस b 1 माइनस c डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, c by 1 माइनस c। इसको जब डिवाइड करोगे तो 1 by 1 माइनस b, इसको जब डिवाइड करोगे तो 1 by 1 माइनस a, सामने तो 0 by समथिंग 0 ही होगा, ऐसा कुछ है। ये करने का पर्पस क्या था, भाई डिवीजन में 1 माइनस b 1 माइनस c। अब उन्होंने वैल्यू किसकी पूछी है, 1 by 1 माइनस a प्लस 1 by 1 माइनस b प्लस 1 by 1 माइनस c। आपके पास क्या मिल चुका है, 1 by 1 माइनस a आ चुका है, प्लस 1 by 1 माइनस b भी आ चुका है, प्लस 1 by 1 माइनस c चाहिए, पर मिला क्या है, तो चाहिए कि आपको 1 by, इसका कि इसको छोड़ूंगा ही नहीं होगा, ये तो मुझे चाहिए। अब मुझे सोच के बताओ इसके साथ ऐसा क्या करूंगी जिससे जो अभी c by 1 माइनस c है वो 1 by 1 माइनस c हो जाए। c को c माइनस 1 प्लस c की जगह पर आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए ना, मतलब एक तरह से c को हटाना है, c की जगह पर किसको रिप्लेस करना है, 1 को रिप्लेस करना है। तो फिर सबसे इजी तो ये है ना, मुझे c को हटाना है, यहाँ पर प्लस c है, यहाँ पर माइनस c ले तो प्लस 1 कर लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तब क्या बचेगा, 1 माइनस c प्लस c, तो माइनस c प्लस c कैंसिल हुआ, क्या बचा ऊपर 1 अपॉन 1 माइनस c। पर अगर एक तरफ प्लस 1 करोगे तो सामने भी प्लस 1 करोगे, तो आपके पास ये आ गया 1 by 1 माइनस c, तो पूरा स्टेटमेंट हो गया 1 by 1 माइनस a प्लस 1 by 1 माइनस b प्लस 1 by 1 माइनस c इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू फाइंड करना था, इसको बराबर आ गया। इसमें दो कंसेप्ट को हमने याद मतलब यूज किया, एक तो भाई नॉन जीरो सॉल्यूशन है, मतलब पहले तो पता होना चाहिए कि वो डिटरमिनेंट को जीरो लेना है, उसके बाद वो रोज को प्लस माइनस करना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। आई समझ में? फिर एक डिटरमिनेंट में एक चीज और ध्यान में रखिए, डिटरमिनेंट में जैसे आप लोग को एकदम सुनना है, डिटरमिनेंट में मैं कुछ भी करूंगा तो वो एक टाइम पर एक ही रो या एक ही कॉलम के साथ, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होती है एक टाइम पर आप सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम के साथ कर पाओगे। तो अगर अब आपको अगर ऐसे डिस्कस क्वेश्चन है कि एक डेल्टा ऑफ k इज इक्वल टू 1 n 2k n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस n 2k माइनस 1 n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 and sigma of k equal to 1 to n delta of k is equal to 56, then find the value of n। क्या ये डिटरमिनेंट है डेल्टा ऑफ के नाम का, डेल्टा ऑफ के नाम का मतलब ये एक वेरिएबल होगा, डेल्टा 1 तो के की जगह पर 1 रखूंगा, डेल्टा 2 तो के की जगह पर 2 रखूंगा, डेल्टा 3 तो के की जगह पर 3 रखूंगा, ठीक है। इसका भी वो इसमें वेरिएबल कौन है, फिर इसमें पूरे के वेरिएबल कौन है, मींस तो कांस्टेंट है, बदलने क्या वाला है के। और दूसरा क्या रिलेशन दिया, सिग्मा ऑफ के इक्वल टू 1 टू n, डेल्टा ऑफ के का आंसर किसके बराबर है, मतलब इसमें मुझे सिग्मा अप्लाई करना है। तो सिग्मा भी जब अप्लाई करोगे ना दोनों साइड, तो वो जाएगा सिर्फ किसी एक ही रो या एक ही कॉलम के साथ, ऐसा नहीं कि सिग्मा सबके साथ चला जाएगा। यहाँ पर हर चीज किसी एक ही रो और एक ही कॉलम के साथ होगा। तो सिग्मा कहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब कहाँ मल्टीप्लाई किया, मतलब कहाँ अप्लाई करूंगा, दोनों तरफ जब मैं सिग्मा अप्लाई करूंगा तो वहां अप्लाई करूंगा ना जहां पर के होगा। वेरिएबल कौन है, के है, वेरिएबल अगर के है तो डेल्टा भी सिग्मा भी कहाँ अप्लाई होगा, जहां पर वेरिएबल होगा। वेरिएबल कहाँ है, फर्स्ट वाले कॉलम में। अच्छा अप्लाई करते थे ऐसा नहीं कि सिर्फ के यहाँ और के यहाँ, तो यहाँ दोनों में अप्लाई कर लिया, यहाँ नहीं किया। तो करना होगा तो फिर पूरे कॉलम के साथ ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट के साथ कर लिया, है ना। तो सिग्मा 1
2 सिग्मा के 2 या सिग्मा ऑफ 2k minus 1 n square plus n plus 1 n square n square plus n और n square plus n plus 1 को आप कुछ नहीं कर सकते। और ये तो वही बात होगी नहीं कि कोई भी सिग्मा का मतलब क्या हुआ, डिटरमिनेंट को ऐड करना है। तो भी डिटरमिनेंट ऐड कब होगा, जब उसके दो कॉलम सेम होंगे या दो रो सेम होंगे। तो हर बार जब डिटरमिनेंट को ऐड करो तो ये दो कॉलम सेम है, आप ऐड किसको कर दो, फर्स्ट वाले कॉलम। यही तो प्रॉपर्टी है। इंडायरेक्टली सिग्मा की चेक के पास जाएगा। अब सीक्वेंस इन सीरीज पे आ जाए। अब डिटरमिनेंट कंसेप्ट खत्म है, फिर वापस चालू होगा डिटरमिनेंट। तो पहले सीक्वेंस है सिग्मा 1 की वैल्यू, सिग्मा 1 की वैल्यू n 1 plus 1 plus 1 हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। तो 1 को अगर n टाइम ऐड करोगे तो आंसर कितना होगा, n सिग्मा k n into n plus 1 n टर्म्स है ना। तो सिग्मा के का मतलब क्या हुआ, 1 plus 2 plus 3 कहाँ तक, n तक। तो 1 से लेके n का एडिशन n into n plus 1 डिवाइड बाय 2, करेक्ट। सिग्मा ऑफ 2k minus 1, 2k minus 1 कैसे नंबर होते हैं, 2k minus 1 कैसे नंबर होते हैं, ऑड नंबर। सारे ऑड नंबर के एडिशन किसके इक्वल होते हैं, n स्क्वायर। सारे ऑड नंबर के एडिशन किसके बराबर होता है, ये तो सीक्वेंस सीरीज की बातें चल रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा n स्क्वायर है ना। k की वैल्यू 1 से चालू करोगे तो 1 आएगा, फिर 2 रखोगे तो 3 आएगा, 3 रखोगे तो 5 आएगा। तो 1 plus 3 plus 5 सारे ऑड नंबर के एडिशन किसके इक्वल होता है, n स्क्वायर। तो ये आप लोगों का फर्स्ट कॉलम हो गया। अब बचा है n into n square plus n plus 1 n square n square plus n square plus n plus 1 का आंसर किसके इक्वल है, 56। कहाँ पर, अच्छा तो यहाँ पर 2 भी था तो 2 हटा देता हूँ ना। ये ठीक है। अब इसको सोल्व डायरेक्टली करने जाऊंगा तो बहुत लंबा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट उतना टाइम देना नहीं चाहिए। क्या करोगे, ये सोचो कौन सा रो और कौन सा कॉलम को प्लस माइनस करके आपको फायदा होगा। मैक्सिमम 0 लाने की ट्राई करनी है, C1 minus C3 है, क्योंकि ये भी तो ब्रैकेट ओपन करोगे n स्क्वायर प्लस n होगा, और यहाँ पर भी n स्क्वायर प्लस n है, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है। दैट मींस दो एलिमेंट 0 हो रहे हैं। क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, C1 इक्वल टू C1 माइनस C3, इस तरफ 56 से इसमें से इसको माइनस किया, ये 0 बना, इसमें से इसको माइनस किया, ये 0 बना, इसमें से इसको माइनस किया, माइनस एंड माइनस 1 हुआ। और एक तरह से C2 में से C3 भी माइनस कर लो। C1 में से C3 क्या है, C2 में से C3 करो और थोड़े कम 0 दिखेंगे। C2 में से C3 माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस किया 1, इसमें से इसको माइनस किया, माइनस एंड माइनस 1। काम बहुत इजी हो गया। पहला कंसेप्ट क्या लगा भाई, सिग्मा लगाओगे तो किसी एक ही रो या एक ही कॉलम में लगेगा। उसके बाद उसको इजी करने के लिए C1 माइनस C2 भी कर लिया, C2 माइनस C3 भी कर लिया। सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करोगे तो सामने कौन है, 56, इसको लेके सोल्व करोगे, फर्स्ट कॉलम को लेके कर लेते हैं ना, और फिर फर्स्ट रो लेके कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम लेके भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो। मैं फर्स्ट रो लेके कर रहा हूँ, ये दोनों 0 है। ये एक जब लूंगा तो साथ में रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, 0 into something 0, माइनस ऑफ माइनस एंड माइनस 1, तो n प्लस 1 ही हो जाएगी। सही है ना, 40 बन गया, n स्क्वायर प्लस n माइनस 56 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करोगे तो कौन सा होंगे स्प्लिटिंग, 8 और 7, 10 प्लस 8 और n माइनस 7 इक्वल टू 0। n इक्वल टू माइनस 8 पॉसिबल नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस कैसे होंगे, तो n इक्वल टू ऐसे होते हैं। अभी आप लोग मैंने ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट आपको बता दिए, ऑब्जेक्टिव लेवल पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। आप लोग सबसे पहले तो क्या करना, मैथमेटिक्स का टेक्स्ट बुक तो कर ही लिया आप लोग, डिटरमिनेंट का टेक्स्ट बुक में कुछ है ही नहीं, और थर्ड एंड सेकंड एक्सरसाइज वो एरिया वाली,
वैसे जैसे नोट करो ऊपर से जाएगा। आप लोग एक बार मेट्राइसिस का अंदर एक डीपीपी दिया हुआ है, DPP-1 मेट्राइसिस मॉडल के अंदर DPP-1 है। उस DPP-1 में बस 48 49 क्वेश्चन हटा दो, वो नहीं करना आप लोग को अपने ही सिलेबस में पहले था, मैंने तो बताया नहीं है। 48 49 DPP-1 का 48 49 और 30 भी नहीं करना। ये 3 क्वेश्चन आपको करना ही नहीं है। बाकी वैसे क्वेश्चन है मोस्टली जो टेक्स्ट बुक में थे, पर इसमें आप लोग गो थ्रू करिएगा। कहीं पर भी आपको अगर ऐसा लगे कि जो थोड़े अलग मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सारे के सारे सेम होंगे। स्पेसिफिकली लास्ट के क्वेश्चन जिसके अंदर एप्लीकेशन की बातें हो रही है और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की बातें हो रही है ना, वो आप लोग DPP-1 कर लो। अगर कुछ नहीं समझ आया उसमें तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछो, उसके बाद अपने से ऑब्जेक्टिव पे थोड़ी प्रैक्टिस करूंगा। 30 48 49 40 49 कितना, वो 3 क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। और डिटर्मिनेंट का आज जो क्लास में पढ़ा आपने, ट्राइवियल नॉन ट्राइवियल, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डिटर्मिनेंट के हिसाब से। और रो कॉलम को प्लस माइनस करते हैं सोल्व करने के लिए।
तुम आएगा मेरे को ये बोलते हैं तुम आता है